बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव को इसमें बताने वाला हूं जो आप लोगों की किताब में दिया गया है। सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि 15 पैसे किसके पास थे? आंसर हो जाएगा इसका मोहसिन के पास। दूसरा सवाल है हामिद ने चिमटा खरीदा और शमी ने क्या खरीदा? तो शमी ने खंजरी खरीदा था। अगला सवाल है महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। हामिद मेले में क्या खरीदता है? चिमटा। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? 3। ईदगाह के पास वृक्षों की छाया है, मतलब किसका वृक्ष है? तो इमली का। हामिद की दादी का नाम है अमीना। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही। रमज़ान के कितने रोज़े के बाद ईद आती है? रोज़ नहीं होगा, यहाँ पर रोज़े हो जाएगा। तो कितने रोज़े? तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? वकील। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजा के कारण। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? यह हामिद ने कहा था। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मर्मित ढंग से टिप्पणी करता है? बचपन की परिस्थितियों पर। अगला सवाल है जब जाड़ा आता है तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते हैं? काली कमली। कमली बोलते हैं कंबल को। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया था? लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया था और आराम करने को कहा था? तो बाल गोविंद भगत को। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते हैं? तो कबीर हो जाएगा इसका आंसर। बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए? मायके। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? पतोहू से, अपनी बहू से। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? कबीरपंथी की सी कनपटी टोपी। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? उत्सव मनाने को। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे। बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ मायके भेज दिया? भाई के साथ। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती है? कार्तिक में। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? रेखा चित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी पाठ है? बाल गोविंद भगत। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंधु एवं बालासोर जिले से होकर कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह साहित्य की हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। अगला सवाल देखते हैं कि हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? सांप की तरह। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ के शीर्षक हैं? हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड। रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? 27 मील। मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी? मुहर छाप वाली धोती का। ठेस शीर्षक कहानी में मां किस कार्य में व्यस्त थी? पकवान बनाने में। ठेस कहानी का पात्र या नायक है? नायक कौन है इसमें? तो सिरचन। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? सिरचन की। अगला सवाल है कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा?
सिरचन ने। शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? कारीगर। ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? दूसरे दिन। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? अगर ऑप्शन में बेगार रहेगा तो बेगार ही दीजिएगा, चटोर रहेगा तो चटोर, 2 में से एक ऑप्शन रहता है। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली। अगला सवाल देख लेते हैं कि मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? बूंदिया। अगला सवाल है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठेस कहानी में। अगला सवाल है कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किसे पूछ लेते थे? माँ से। दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन आया? तो उसका सेनापति। मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा? पद्मा ने। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने। 4 साल तक चला कलिंग का युद्ध में स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा? अशोक ने, क्योंकि अशोक स्त्री पर हथियार नहीं उठाना चाहता था। अगला प्रश्न है कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? अशोक ने। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? 4 साल। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं अस्त्र, और हाथ से पकड़ के चलाने वाले हथियार को शस्त्र। तो ये फेंक कर चलाने वाला है, इसलिए अस्त्र हो जाएगा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? अहिंसा के महत्व पर। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। बुद्ध शरण गच्छामि किसे कहा है? अशोक ने। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से में किस पर टिप्पणी की गई है? रोजमर्रा के व्यवहारों पर। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर में दाहिनी कौन रहते थे? वकील साहब। यार ये तो बाजार की मक्खियां जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है, यह पंक्ति कौन कहा था? ये हो जाएगा नित्सय ने। अगला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या था? निंदा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय में। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे? बीमा एजेंट। लेखक के अनुसार निंदा की मां कौन है? ईर्ष्या। अगला प्रश्न है नेपोलियन की स्पर्धा करता था सीजर से। ईर्ष्या को क्या कहा गया है? अनोखा वरदान। अगला प्रश्न है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से, कॉम्पिटिटर जिसको बोलते हैं। जिनके विभव की वृद्धि से वकील साहब कले जाता था, किसके वैभव से? वैभव होगा यहाँ पर, विभव नहीं, तो बीमा एजेंट के। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा? नित्सय ने। मक्खी वाला शब्द आएगा, नित्सय इसका आंसर होगा। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चीता। प्राचीन काल में अंग महाजनपद किस नाम से लोकप्रिय था? भागलपुर। अगला प्रश्न है विक्रमशिला में पुरातत्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा मिली थी? भगवान बुद्ध की। अगला प्रश्न है विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? 1000। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? हरिभद्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? तुर्की के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने। आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे? खगोल विद्या। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? 8वीं।
अगला सवाल है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? मंजू। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? रविवार का। इसी दिन वो लोग पिकनिक पे गई थी। संजू को उनके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? पुस्तक। अगला प्रश्न है, तोता चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? जापानी लड़की की। संजू स्वभाव से कैसी है? हंसमुख। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। किसे किताब पढ़ने का शौक है? संजू को। भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है? किसने कहा? मालिक ने। संजू की किस शैली की शादी बचपन में ही कर दी गई है? किस सहेली की होगा? तो ये जगह नीलू की। 8वीं कक्षा में पढ़ती है संजू। भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दीनों की सच्चा बंधु होना। दीन मतलब गरीब होता है। किनके पास धन अल्पावधि तक ही दिखता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीन बंधु किसके नाम के साथ जुड़ा है? निराला के साथ। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है दीन बंधु निराला। दीन बंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? आचार्य शिव पूजन सहाय। इच्छा पूर्ति करने वाला कल्पित पेड़ को क्या कहते हैं? कल्पतरु। काल्पनिक से बन गया कल्पतरु। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है खेमा। मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम क्या था? कसारा। मुक्ता काशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया? खेमा को। कसारा से बात करने के कितने घंटे के बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा? आधे घंटे के बाद। मुक्ति काशी होटल के छीका में कितने गिलास रखे हुए थे? छीका बोलते हैं जिसमें गिलास रखा जाता है होटल में। 8-10। खेमा कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का। शोषित वंचित के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? मानवोचित मतलब अच्छा व्यवहार। कदम के पिता का नाम क्या है? जितेंद्र मांझी। कदम अपनी उम्र की बच्चियों से क्या है? तो अलग है। इसमें आंसर ऑप्शन रहेगा तो अलग है। अगला सवाल है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? आंसर रहेगा गुड़िया के। जैनब खानम के माता पिता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम था फूल बीवी। राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई? सोनी। कदम किस जिले की निवासिनी थी? मुंगेर। जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती थी? कराटे का। सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर के दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो सोनी जो की थी वो पहला स्थान। कदम किस जिले की रहने वाली है? मुंगेर। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। गुड़िया का घर किस जिले में है? रोहतास। बिहार की बेटियों की ओर साधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है तो हौसले की उड़ान में। बिहार की बेटी के बारे में किसमें बताया गया? हौसले की उड़ान में। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? हृदयघात के कारण, हार्ट अटैक के कारण। कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में व्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया? कैदियों को। सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किस वर्ष किया था? 1942 ईस्वी में। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? 1967 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता का सक्रिय सदस्य कौन थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर।
कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तारी के बाद किस जेल में डाला गया? दरभंगा जेल में। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर्स, सचिवालय में। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? 2 बार। लेखक बेटा बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए? 6। लेखक बेटा बनारसी को कितने बजे नींद खुली? 3 बजे रात को। लेखक बेटा बनारसी के यहाँ वैद्य जी होगा, यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए? पालकी से। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है, तो यह जगह हास्य व्यंग। दंत चिकित्सक ने एक लेखक से प्रति दांत तोड़ने के कितने फीस मांगे थे? तो फीस हो जाएगा, यहाँ भी थोड़ा वर्ड गलत है, तो ₹3 रुपया मांगा था। लुकमान नाम था एक हकीम का। रामकृष्ण दास हफ्ते में कितने बार दाढ़ी बनाते थे? 9 बार। चूहानाथ कातर जी ने एक RCS कहाँ से किया? FRCS कहाँ से किया था? लंदन से। चूहानाथ कातर जी। बेटा बनारसी की रचना है चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था? बनारसी लोहे की तरह टोपी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए थे? इक्के पर। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगाने को कहते हैं? यह जाएगा चंद्रकला फार्मेसी। आंसर क्या जाएगा? चंद्रकला फार्मेसी से। अगला प्रश्न, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना था? लेखक की पत्नी को। डॉक्टर की फीस किस समय बढ़ जाती है? रात में। हकीम साहब क्या पहने हुए थे? चिकन का बंदरदार कुर्ता। गीली मिट्टी पेट पर लेप धूप में बैठी है, लेखक को यह सलाह कौन देता है? तो यह देता है प्राकृतिक चिकित्सक वाले चिकित्सक, जो प्रकृति रूप से इलाज करते हैं, वही जिसको सलाह दिया था। अगला है कि तू जिंदा है तो कवि के कवि का गुजर जाने की बात करते हैं, तो किस चीज को? कष्ट और जुल्म को। तू जिंदा है तो कवि के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का। कवि स्वर्ग कहाँ से उतारने को कहते हैं? जमीन पर। स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कर रहे हैं? जमीन पर। संत कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? स्वर्ग। अगला, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? मुसीबत के। अगला, बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, यह पंक्ति किस कविता की है? तू जिंदा है तो। असंभव को भी संभव कौन बना देता है? कर्मवीर। कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? कर्मशील लोगों की। जंगल में भी महामंगल कौन कर रख देता है? तो ये कर्मवीर है। कर्मवीर के प्रति निष्ठा की व्यक्ति की निर्धारित करती है सफलता। कर्मवीर ही सफल होता है, तो इसलिए इसका आंसर सफलता। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता है? चांदनी। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? कर्मवीर। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? बिहारी साहब जो किए हैं, तो यह धतूरा और सोना में। कनक को धतूरा और सोना में। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? 3 तरह के। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बिहारी के दोहे। रीतिकाल के प्रसिद्धि कवि कौन थे? बिहारी। दर्दमन और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में लिया गया है? बच्चे की दुआ में। जिंदगी और मेरी परवाने की सूरत यारब पंक्ति किस कविता से है? बच्चे की दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी किस पंक्ति से है? बच्चे की दुआ। कवि अल्लाह से क्या चीज को से बचने की दुआ करता है? बुराई से। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करने की बात करते हैं? दुनिया का। नेक का अर्थ होता है अच्छा। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह चलने की मांग कर रहे हैं? तो नेक राह पर।
तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, यह पंक्ति किस कविता की है? कबीर के पद। मोको का अर्थ क्या है? मुझको। भक्ति काल के कवि हैं कबीर दास। कागज का अर्थ है कागज। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लिखी पंक्ति उद्धृत है कबीर के पद से। मोको कहाँ ढूंढे बंदे को कहा गया है? भगवान को। पीपल शीर्षक कवि के रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। पीपल कविता से परिचित कराती है किस चीज से? तो प्रकृति के विविध रूपों से। पीपल कहाँ खड़ा है? निर्झर के पास। पीपल निर्झर के पास खड़ा। मंदिर मत दे दीजिएगा, ये पीपल निर्झर के पास है। गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है पीपल। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरी रहते थे? उसके कटोर में, जो छेद बना हुआ रहता है। कमल की कोमल डंठल को कहते हैं मिरनाल। अगला प्रश्न, पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं? पंछी के। अगला प्रश्न, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अरुण कमल। अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। अगला प्रश्न, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के किस लघु उद्योग का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है अगरबत्ती बनाने का। खुशबू रचते हैं हाथ में जो बनाया जाता है वो अगरबत्ती। खुशबू रचते हैं शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? गंदगी के बीच। किसे वीर शिवाजी की कहानियां जुबानी याद थी? लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। मनु भी नाम था उसका। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम? झांसी की रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन का नाम? लक्ष्मीबाई। चित्रा ने किसे पाया? अर्जुन को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है, तो ये अध्याय 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857। जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? लावारिस। सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा। श्री कृष्ण के पांव को अपने आंसू जल से धो दिया है, तो वो कौन धोता है? तो श्री कृष्ण अपने आंसू से जो धोता है वो सुदामा के पैर को, तो आंसर हो जाएगा सुदामा। अगला सवाल है कि आकाश में है तारे बरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते कितने नरम हैं हिरन के छूने से जा रहे, पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो लिया गया है यह राह भटके हिरन के बच्चे। अगला सवाल है जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? हिरन। राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला सवाल है राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्ष कविता में कौन भटक गया है? तो इसमें जो भटक गया वो है नन्हा हिरन। तो इस तरह से जितना भी ऑब्जेक्टिव जो पूरे बुक से था वो आप लोगों के सामने रख दिए हैं कि आप लोग आराम से इसको एक बार सुन लिए होंगे। अगर आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा तो यही सब परीक्षा में रहता है, तो आराम से आप लोग इसका उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर सबके लिए महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के टाइम में, और रिजल्ट के टाइम में तो और ज़रूरी आपको है नंबर। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।